नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के रिवीजन बैच को। यह हमारा एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेकंड बैच रहेगा। इससे पहले हम आपके लिए जीनियस बैच लेकर के आए थे और जीनियस बैच में हमने कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया था। यानी हमने डिटेल में चैप्टर को डिस्कस किया था और चैप्टर में डिस्कस करते हुए हमने साथ साथ बात की थी कि चैप्टर के कौन से टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट मैप वर्क की भी हमने साथ साथ बात की थी और साथ ही साथ बात की थी जहां पर भी जैसे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स बनती है। यानी कि आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज रहा है आपका जीनियस बैच। अगर आपने जीनियस बैच के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th सोशल साइंस जीनियस बैच की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि वहां से ये सभी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो। जहां तक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस रिवीजन बैच की बात है तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, वो क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे, ओके, तो उन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। दूसरे वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम को कवर करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम वन मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे। वन मार्कर क्वेश्चन हालांकि सीबीएसई के सेकंड टर्म के एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रहेंगे हमारे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन और एंड में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, यानी कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला प्रश्न रहेगा, निजीकरण से आप क्या समझते हो? निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से सरकारी स्वामित्व को खत्म करके उसे निजी क्षेत्रों को सौंप देना। जैसे मान लीजिए बीएसएनएल है ना, अभी बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल को बंद कर दें और गवर्नमेंट कह दे कि नहीं हमने बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर इसको संभालेगा, तो ये क्या है? निजीकरण कहलाएगा। ऐसे ही जो सरकारी कंपनियां या सरकारी जो भी है वहां पर प्राइवेट सेक्टर है उसका दबदबा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो निजीकरण कहलाएगा। ओके, पहले क्या होता था 1991 से पहले इंडिया में, तो जो सरकारी सेक्टर था, जो पब्लिक सेक्टर था, उसका दबदबा ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद हमने निजीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर है उसको लाइसेंस देने शुरू कर दिए। तो इस प्रोसेस को निजीकरण कहा जाता है कि जब सरकारी या पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है तो उसे हम निजीकरण कहते हैं। क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। सेकंड हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण से अभिप्राय है विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता, आर्थिक एकीकरण के फैलाव से। डेफिनेशन अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप सिंपल वर्ड के साथ जा सकते हो कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा में एकीकरण, यानी पूरे विश्व का आपस में जुड़ जाना, पूरे विश्व का एक हो जाना, पूरे विश्व का एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना, उसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। पूरा विश्व है वो वैश्वीकरण के कारण एक गांव की तरह हो गया। जैसे गांव होता है उसका एक मोहल्ला होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हम क्या हो गए? हम भी आपस में कनेक्टेड हो गए। हमारे यहाँ पर यूएसए का प्रोडक्ट मिल रहा है, अपना प्रोडक्ट यूएसए में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ऐसे लगता है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो इससे ही वैश्वीकरण कहेंगे। तो आप शब्द के साथ जा सकते हो कि वैश्वीकरण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना, पूरे विश्व के बाजारों का जुड़ जाना, जो विश्व के देश है उनका एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, इंग्लिश में कहेंगे इसे हम ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, उदारीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में यह प्रक्रिया कब अपनाई गई? हमें बताना है ये उदारीकरण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। उदारीकरण का अर्थ है उन प्रतिबंधों पर ढील देना जो कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में अपनाई गई थी और उसमें क्या किया था हमने? अनावश्यक जो प्रतिबंध थे उनको खत्म कर दिया था। दोबारा समझिए, उदारीकरण क्या है कि जो आयात निर्यात है उन पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना, उसे हम उदारीकरण कहेंगे। जैसे हम 1991 से पहले क्या था कि हमने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, बैन लगा रखे थे कि नहीं हमारे यहाँ पे ये सामान नहीं बिकेगा, हमारे यहाँ पे ये इंडस्ट्री नहीं आएगी। तो वो क्या था, वहां पर हमने व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया हुआ था। ओके, उन व्यापार अवरोधकों को हटा देना, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे,
एक तरीके से वो ट्रेड बैरियर्स थे, उनको हटा देना उदारीकरण कहलाता है। यानी कि खुले व्यापार की नीति भी इसे कह सकते हैं कि आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देना या फिर उनमें ढील देना उदारीकरण कहलाता है। और भारत ने नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया था और हमने जो अनावश्यक प्रतिबंध थे इस टाइप के उनको हमने हटा दिया था, तो उसे कहा गया था उदारीकरण की नीति। क्लियर। उसके बाद फोर्थ हमारा 1 मार्कर में क्वेश्चन बनेगा, टैरिफ क्या होता है। आयात पर लगाए जाने वाले करों को हम टैरिफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना से कोई सामान आ रहा है तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। एक टैक्स कम हो सकता है, ज़्यादा भी लगा देते हैं अगर हमें चाहिए कि नहीं उतना प्रोडक्ट सामान वहाँ से नहीं आना चाहिए तो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं ताकि वो सामान यहाँ पे महंगा हो, महंगा होगा तो वो खरीदेगा नहीं तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो जो भी हम टैक्स लगाते हैं आयात के ऊपर दूसरे देशों से जो सामान आता है तो उसको बोलते हैं टैरिफ। ओके। उसके बाद 5th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5वां हमारा प्रश्न रहेगा, भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई थी। ये हमें बताना है कि निजीकरण की नीति तो ये 1991 में अपनाई थी हमने। 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, 1991 में 1991 में हमने निजीकरण की नीति अपनाई थी। पहले क्या था, ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, सरकार के कंट्रोल में थी। 1991 के बाद सरकार ने अपना मतलब मूड चेंज किया, पॉलिसी को चेंज किया कि भाई नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। ओके। उससे पहले आप देखोगे तो जैसे BSNL अकेला था, प्राइवेट सेक्टर में थी नहीं, उसके बाद ये कंपनी आनी शुरू हुई है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी तो वो पब्लिक सेक्टर में थी, प्राइवेट सेक्टर में थी नहीं। तो 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, व्यापार अवरोधकों को हटाया और उसी वर्ष हमने निजीकरण की नीति को अपनाया था। उसके बाद 6th हमारा क्वेश्चन रहेगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, ये क्या है। कि ये क्षेत्र वह औद्योगिक क्षेत्र होता है जिन्हें पानी, बिजली, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज प्रदान की जाती है। और इस क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को हम 3 साल तक उन कंपनियों को कोई भी टैक्स नहीं देना होता। यानी कि SEZ क्या है, जैसे दिल्ली NCR के आसपास हम देखें तो यहाँ पे गुड़गांव में जो गुरुग्राम है उसके आसपास एक SEZ बनाया गया है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटी दी हुई है, पानी की है, रहने की है, बिजली की है, ट्रांसपोर्ट की है, स्टोरेज की है, एंटरटेनमेंट की है, और जो भी कंपनीज आएगी तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़ दी है। और 3 इयर्स तक उनको टैक्स भी नहीं देना उन कंपनी को। तो ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई यहाँ आओ, आप अपनी कंपनी लगाओ, हमें टैक्स मत दो। और 3 साल में टैक्स का मतलब बहुत बड़ा मुनाफा होता है उनको, करोड़ों रुपए उनके बच जाते हैं। तो इसलिए विदेशी जो कंपनी है, मल्टीनेशनल जो कंपनी, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए SEZ बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज भी देती है और 3 इयर्स तक टैक्स फ्री एरिया दिया जाता है उनको। ओके। उसे बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7वां हमारा प्रश्न है, व्यापार अवरोधक क्यों लगाए जाते हैं, ये हमें बताना है। व्यापार अवरोधक, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये व्यापार अवरोधक होते क्या है। आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, आयात है चाहे वो निर्यात है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, कर लगाती है, तो उसे बोलते हैं व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर लगा देती है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश से हमें सामान कम मंगवाना है तो हम उसका कोटा फिक्स कर देंगे, ठीक, कितने क्विंटल ही वहां से सामान आ सकता है, इतना मीट्रिक टन सामान आ सकता है। ओके, ये व्यापार अवरोधक है। या फिर हमने टैक्स बढ़ा दिया कि इतना टैक्स बढ़ा दिया कि उस देश से सामान ही ना आए, तो वो भी व्यापार अवरोधक है। ओके, ऐसे एक्सपोर्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यापार अवरोधक। तो औद्योगिक विस्तार को रोकने के लिए व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं। जैसे हमने कब लगाए थे, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो उसके बाद हमने व्यापार अवरोधक लगाए थे। क्यों लगाए थे? ताकि विदेशी कंपनियां इंडिया में ना आए, क्योंकि उस वक्त अगर विदेशी कंपनियां इंडिया में आ जाती, अपने वाले जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, वो तो मतलब अपने बचपन में ही थे ना, वो तो ग्रो ही नहीं कर पाती, खत्म हो जाती शुरुआत में, और हम हमेशा के लिए वैसे ही रह जाते। तो इसलिए हमने व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर्स लगाए थे ताकि अपनी इंडस्ट्रीज वो ग्रोथ करे। और जब 1991 में हमें लगा ना कि भाई अब हम कंपटीशन कर सकते हैं, तो हमने उन व्यापार अवरोधकों को हटा दिया था। तो व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं औद्योगिक विस्तार को रोकने के लिए, अपने देश के व्यापार को, अपने देश के इंडस्ट्रीज की संरक्षण देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न 8th है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना क्यों की गई है? विश्व व्यापार संगठन है
WTO जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना क्यों की गई कि सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। ओके, यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर कंट्रीज के बीच में व्यापार खूब बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की स्थापना की गई है। ओके, उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 9वां हमारा प्रश्न है। 9th क्वेश्चन दिया गया, विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं, ये हमें बताना है। कितने देश सदस्य हैं, अभी मेंबर कितने देश हैं? तो 164 देश, 164 कंट्रीज मेंबर हैं। कब के? जून 2016 की जो लेटेस्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आप अगर 164 लिखोगे तो आप ब्रैकेट में 2016 भी जरूर मेंशन करोगे, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स आपके पास ओल्ड होगी तो वहाँ पे 149 भी मेंशन किया हुआ होगा। ओके, किसी में 157 भी होगा। तो हमें लेटेस्ट जो NCERT की बुक जो अपडेटेड होकर के आई है तो उसके अकॉर्डिंग 164 कंट्रीज मेंबर है WTO की। उसके बाद 9th के बाद हमारा 10th जो क्वेश्चन दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व करती है, यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में व्यापार करती है या उत्पादन करती है तो उसे बोलते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु मतलब बहुत सारे, राष्ट्र मतलब देश, जो एक से ज्यादा देश में व्यापार करती है या फिर उत्पादन करती है। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पे मोबाइल कंपनीज है, तो जितनी भी कंपनीज वो अकेली इंडिया में थोड़ी है, बाकी देशों में भी अपने सेलफोन को बेच रही, तो वो क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है। आपकी जैसे कोक हो गई, माउंटेन ड्यू हो गई, ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है, ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अपनी टाटा हो गई, टाटा क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे देशों में इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन की। यहाँ से आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी इस ईयर की, अगर बात करें, इस एग्जाम की बात करें, क्योंकि इसमें से आपका एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर में से। ओके, आपके जो सोर्स बेस्ड 2 क्वेश्चन रहने, एक इस चैप्टर में से रहेगा और एक रहेगा आपका हिस्ट्री में से। आपको कल या परसों तक मैं पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से आपका सोर्स बेस्ड रहेगा, कहां से 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, कहां से 3 मार्कर रहेगा, कौन से चैप्टर में से आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं आपके 3 मार्कर क्वेश्चन को। तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य तथा उद्देश्य बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य उद्देश्य क्या है? जनरल तरीके से हम सोच के लिख सकते हैं। पहला इसका कार्य होता है विभिन्न देशों के बीच में व्यापार समझौते करवाना, यानी कि इसका मुख्य कार्य तो व्यापार बढ़ाना, तो इसलिए व्यापारिक समझौते करवाते हैं अलग अलग देशों के बीच में ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। दूसरा, व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करना। व्यापार के लिए जैसे आपसी व्यापार बढ़ाना है तो उसके लिए मंच प्रदान करते हैं। टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो उसके लिए ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश आपस में मिले, व्यापार पे बात करें ताकि व्यापार बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निश्चित करना, और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए नियम भी तो चाहिए ना कि कैसे होंगे, क्या होंगे, कब इसको गलत माना जाएगा, तो वो नियम निश्चित कौन करता है? WTO, विश्व व्यापार संगठन करता है। खुले व्यापार की नीति को बढ़ावा देना, WTO की ये भी कोशिश होती है खुले व्यापार की नीति को ज़्यादा से ज़्यादा देश फॉलो करें, यानी कि जो व्यापार अवरोधक है उसके प्रयोग कम से कम किए जाएं, ये भी इसकी कोशिश होती है। और राष्ट्रों के बीच में व्यापार विवादों को संभालना। इसके साथ साथ अगर व्यापारिक झगड़े होते हैं, आपस में किसी भी टाइप का विवाद होता है, तो उसका निपटारा करना भी विश्व व्यापार संगठन WTO का कार्य है। यानी कि इसके कौन से कार्य? एक तो अलग अलग देशों के बीच में व्यापार के समझौते करवाना, व्यापार की बातचीत के लिए मंच प्रदान करना, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निश्चित करना, खुले व्यापार की नीति को बढ़ावा देना, और विभिन्न देशों के बीच में व्यापार संबंधी झगड़े हैं, विवाद हैं, उनका निपटारा करना। तो ये कार्य होते हैं विश्व व्यापार संगठन के, और यही इसकी स्थापना के उद्देश्य भी, सेम ही चीज़ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 मार्कर में हमारा सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, ये हमें बताना है। 2 क्वेश्चन है एक ही साथ। एक तो विदेशी निवेश क्या होता है, दूसरा ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो निवेश करेगी वो विदेशी निवेश होगा, तो कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ निवेश करें या ना करें। तो पहली चीज़ हम समझते हैं निवेश को कि जमीन, भवन, मशीन या अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में चांदनी चौक पे दुकान खोल रहे हो, ओके, कोई भी शॉप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उस शॉप को खरीदोगे, बिल्डिंग आपने तैयार की, उसमें आप फिर फर्नीचर लगाया आपने, आप सामान लेकर के आए उसमें, वो सारा क्या, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका निवेश है। और
बहुराष्ट्रीय कंपनी जब ये निवेश करती है तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, वो तो विदेशी कंपनी है। जब विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना, विदेशी निवेश। तो ये विदेशी निवेश हो जाएगा। और अगर हम करेंगे अपने ही देश में तो वो निवेश रहेगा, और बहुराष्ट्रीय कंपनी करेगी तो उसे हम बोलेंगे विदेशी निवेश। ओके, अब जो विदेशी निवेश होता है यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जब निवेश करती है तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। यानी कि वो अपना निवेश कहाँ करती है, जहाँ पर पहली चीज़ बाजार उपलब्ध हो। बाजार समझते हो ना, जहाँ पर उसका सामान बिक पाए। अब जैसे अपने देश में बहुत सारी मोबाइल कंपनी आ रही है, यहीं पे मतलब उनको तैयार किया जाता है। बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी आ रही है, गाड़ियाँ यहाँ पे तैयार होती है। बहुत सारी मेडिकल कंपनीज यहाँ पर है। क्यों यहाँ पे आ रही है, बाजार है, 130 करोड़ है, हम यहीं पे बिक जाता है उनका सामान। तो पहली चीज़ वो ध्यान में रखती है कि जहाँ पे बाजार उपलब्ध हो, जहाँ पर उनका प्रोडक्ट बिक पाए, इसको ध्यान में रखती है। दूसरा, सस्ता, कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध होना। जैसे वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर सस्ता, कुशल और अकुशल यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उपलब्ध है या नहीं। अब सस्ता कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। ओके, मिलेगा ना, थोक के भाव मिलेगा। अब इंडिया में, चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों लगा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ते में श्रमिक मिल जाते हैं। कुशल भी यानी कि जो स्किल्ड चाहिए, जैसे कि हो गए आईटी प्रोफेशनल हो गए, वो भी मिल जाते हैं। और अकुशल भी यानी कि जिनको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती, दोनों टाइप के मिल जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखते हैं कि जहाँ पे श्रमिक उपलब्ध है तो वहाँ पर भी वो उद्योग लगाना चाहेगी, सस्ते में मिल रहे, क्योंकि इससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। उसके बाद कच्चा माल उपलब्ध हो। अब जैसे मिनरल बेस्ड कोई इंडस्ट्री लग रही है तो वो कच्चा माल भी तो देखेंगे ना, कि जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो या नहीं। अब भारत में है कि बाजार भी उपलब्ध है, यहाँ पे सस्ते कुशल श्रमिक भी उपलब्ध है, कच्चा माल भी उपलब्ध है। तो बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है यहाँ पे आ रही है, क्योंकि लोहा इस्पात यहाँ पे उपलब्ध है, टेक्नीशियन यहाँ पे उपलब्ध है, यहीं बनाएगी, यहाँ बेच देगी, पड़ोसी देशों में बेच देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी सरकारी नीतियों की भी तलाश करती है जो उनके हितों की देखभाल करती है। साथ साथ वो ये भी देखती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वहाँ की। जैसे अपने यहाँ पे SEZ बनाए जा रहे हैं, तो SEZ है तो उनको लगता है कि हाँ, सेटअप उनको तैयार मिलेगा, 3 साल तक उनको टैक्स नहीं देना, मुनाफा मोटा कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखती है, यानी कि पहला बाजार, दूसरा कच्चा माल, तीसरा सस्ते श्रमिक, और चौथा सरकार की नीतियाँ। ये चारों चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं जब भी वो निवेश करती है, क्योंकि निवेश वो लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ का नहीं होता, हज़ारों करोड़ों का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 3 मार्कर में, वो दिया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार कैसे करती है, व्यापार को कैसे फैलाती है। ओके, ये हमें बताना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो दुनिया भर में अपने उत्पादन को फैलाने के लिए कई सारे तरीके अपनाती है। 3 तरीके उनमें से प्रमुख। पहला है स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करना। जैसे कोई लोकल कंपनी है तो लोकल कंपनी के साथ वो टाई अप कर लेगी। क्लियर, टाई अप कर लिया। तो एक तो ये तरीका, जैसे अपने यहाँ पे मारुति सुजुकी, तो मारुति क्या थी, इंडियन कंपनी थी, सुजुकी बाहर से आ गई, टाई अप कर लिया। हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा बाहर से आ गई, टाई अप कर लिया। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका स्थानीय कंपनियों को खरीदे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटी कंपनी लोकल है, उसको बाहर की कंपनी आकर के उसको खरीद लेती है और उसके बाद उसी को चलाना शुरू कर देती है। शुरुआत हो सकता है अपना नाम दे दे, वरना नाम भी ना दे। तो वो एक तरीका ये भी है। और तीसरा, छोटे उत्पादकों के साथ उत्पादन के लिए ऑर्डर दें। ओके, छोटे उत्पादकों के साथ, जैसे अपने यहाँ से फुटबॉल बनते हैं, मेरठ में बनते हैं, जालंधर में बनते हैं, पंजाब वगैरह में, और कपड़ा भी खूब बनता है अपने यहाँ पे। अब वो कपड़े को ऑर्डर देती है वो कंपनियां, फुटबॉल सामान के लिए, खेल के सामान के लिए ऑर्डर देती है वो कंपनियां, लेकिन उनको कंडीशन दे देती है कि हमें इस टाइप की क्वालिटी चाहिए, इस टाइप से चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, और उसके बाद वो बन गया, क्वालिटी ठीक है, उसके बाद अपना ठप्पा लगा करके वो बेच देते हैं। तो ऐसा भी एक तरीका अपने व्यापार को विस्तार करने का, अपने व्यापार को फैलाने का। तो 3 तरीके होते हैं कि कई बार वो छोटी कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती है, जॉइंट इंडस्ट्री सेटअप कर लेती है, कई बार वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, और कई बार जो छोटे उत्पादक हैं उनको वो ऑर्डर दे देती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे अपने व्यापार का वो विस्तार करती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा हमारा प्रश्न है 3 मार्कर में, व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं, भारत में इन्हें पहले लगाया और बाद में हटाया क्यों गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। व्यापार अवरोधक का अर्थ है आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। ओके, पहले भी हमने बात की थी, व्यापार अवरोधक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है, ये व्यापार ब्रेकर है, ट्रेड बैरियर्स है। ओके, यानी कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यापार अवरोधक। अब प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, लट लेके थोड़ी खड़े होंगे, वहां पे बस टैक्स कम ज्यादा कर देते हैं, टैक्स को बढ़ा दिया,
कोटा फिक्स कर दिया तो व्यापार अवरोधक है, यानी कि आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। जब इनको हटाया जाता है तो उसको बोलते हैं उदारीकरण, यानी कि सरकार जब व्यापार अवरोधकों को हटा देती है, इन प्रतिबंधों में ढील दे देती है, तो उसे हम उदारीकरण बोलेंगे। ओके, दोनों चीजें मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दी, हालांकि यहाँ पे पूछा गया सिर्फ व्यापार अवरोधक है। अब भारत में व्यापार अवरोधकों को पहले लगाया क्यों गया था और बाद में हटाया क्यों गया था? लगाया कब गया था? 1947 में, 1947 के आसपास, आज़ादी के बाद। हटाया गया था 1991 में। क्यों? तो पहले हम पता करते हैं कि लगाया क्यों गया था। कि सरकारें विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए देश में किस प्रकार का माल आना है, कितना आना चाहिए, इसके लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भारतीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन से बचाने के लिए इस प्रकार के व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था। यानी कि देश जब आज़ाद हुआ तो अपने यहाँ पर उद्योगों का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तो उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाने के लिए और भारतीय उद्योगों के विकास के लिए, देशी उद्योगों के विकास के लिए भारत ने व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था। 1991 के आसपास सरकार ने तय किया कि भारतीय निर्माताओं के लिए, यानी कि उसको हटा दिया गया 1991। क्यों हटाया? सरकार को लगा कि भारतीय जो निर्माता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको दुनिया भर के उत्पादकों के साथ कंपटीशन करना चाहिए कि बहुत साल हो गए, अब तो हमें compete करना चाहिए। compete करेंगे तो क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी और भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में व्यापार करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए 1991 में हमने इन व्यापार बाधाओं को कम कर दिया, व्यापार अवरोधकों को हटा दिया या फिर उनमें ढील दे दी। क्लियर? उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, 5वां हमारा प्रश्न रहेगा, न्याय संगत वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ हमें सुझाव देने हैं। ओके, कि न्याय संगत वैश्वीकरण है क्या और इसको कैसे हम संभव बना सकते हैं। तो न्याय संगत वैश्वीकरण का अर्थ है सभी को वैश्वीकरण में एक समान लाभ मिले, यानी कि वैश्वीकरण से विश्व का जो एकीकरण हुआ, बाजार जो आपस में जुड़े, इससे सबको लाभ एक बराबर अगर मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण। हालांकि ऐसा है नहीं, सबको एक बराबर लाभ नहीं मिला है। वैश्वीकरण से सभी को लाभ नहीं हुआ है। शिक्षा, कौशल और धन वाले लोगों ने नए अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग किया है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें उतना लाभ नहीं मिला है, जैसे छोटे व्यापारी हैं, लॉस हुआ है। छोटे उद्योगपति है, छोटी कंपनियां जिन्हें कह लीजिए, छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको लॉस हुआ है, क्योंकि बड़ी कंपनियां आ गई तो उनके प्रोडक्ट कहाँ टिकने वाले थे, ना वो मार्केटिंग कर सकते थे। मजदूरों को लॉस हुआ है, क्योंकि अब उनके पास काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, मजदूरी कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो जो छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है, मजदूर है, तो इनको फायदा नहीं हुआ है। यानी कि जो वैश्वीकरण है वो न्याय संगत नहीं है। अब न्याय संगत कैसे होगा, उसके लिए हमें कुछ सुझाव देने कि कैसे वैश्वीकरण न्याय संगत हो सकता है। तो पहला जो तरीका है कि देश के सभी लोगों के हितों के लिए एक जैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। कौन बनाएगा? सरकार बनाएंगी। ओके, इस प्रकार के नियम बनाए जाए ताकि सबको लाभ पहुंचे। जैसे कि मान लीजिए कि खिलौना उद्योग है, तो उसमें इंडियन कंपनियां कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाई, विदेशियों का सामना ही नहीं कर पाई। चाइनीज खिलौने वो बहुत मार्केट में मिलते हैं। सरकार क्या कर सकती है? या तो उनका कोटा फिक्स कर दे, या फिर हो सकता है कि वहां पर कोटा फिक्स ना करे तो जो इंपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दे, थोड़ा सा टैक्स, ताकि वो थोड़े से महंगे पड़े तो भारतीय वाले धीरे धीरे वो टिकना शुरू हो जाएंगे मार्केट में और धीरे धीरे इनकी भी चल निकलेगी। ओके, तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। दूसरे कि श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए। श्रम जो कानून है उनका उचित कार्यान्वयन होना जरूरी है। श्रम कानून तो है लेकिन हमने उनमें ढील दे रखी है। ढील क्यों दे रखी है? कि विदेशी कंपनियां ज़्यादा आ रही तो हमने ढील दे दी कि आपको जैसे अपॉइंट करना वैसे कर लो, जब रखना रख लो, जब निकालना निकाल दो, जितने घंटे काम करवाना करवा लो, सैलरी फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है। अब अगर श्रम कानून को ठीक से लागू करें कि 8 घंटे काम के होंगे तो 8 घंटे होंगे, मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मजदूर वर्ग है उनका भी शोषण नहीं होगा। तीसरा, छोटे उत्पादकों को सहायता दे करके, या तो उनको लोन वगैरह दिए जाएं या व्यापार या निवेश बाधाओं का उपयोग करके उनको सहायता की जा सकती है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि एक तो हम पहले बताया कि हम कोटा फिक्स कर सकते हैं किसी सामान का, या फिर हम व्यापार अवरोधकों का सीमित प्रयोग कर सकते हैं, इससे हम उनको बचा सकते हैं। उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत भी की जा सकती है। इससे भी, जैसे विश्व व्यापार संगठन के साथ क्या गड़बड़ है कि वैश्वीकरण के कारण कुछ गड़बड़ ये हो रही है कि वो जो WTO है, WTO कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं उनके फेवर में बोलता है,
जबकि जो विकासशील देश हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं, उनके लिए अलग नियम होते हैं। तो इसके लिए भी कोशिश की जा सकती है, WTO से बातचीत की जाए, विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके ऊपर दबाव बनाए और एक ऐसे नियम तय किए जाए जिससे सबको फायदा हो। तो इससे भी न्याय संगत वैश्वीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रहेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो वैश्वीकरण पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वैश्वीकरण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना या पूरे विश्व के बाजारों को आपस में जुड़ जाना, उसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण देशों के बीच में तेजी से एकीकरण या परस्पर संपर्क की प्रक्रिया, जिसके कारण हम आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो उसको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया। जो विश्व है वो ग्लोबल विलेज की तरह हो गया, एक वैश्विक गांव की तरह हो गया। अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, टेक्नोलॉजी देशों के बीच में इनका प्रयोग आपस में बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हमें इंटरचेंज कर रहे हैं, निवेश भी आपस में हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी हम आपस में चेंज करें। लोग आमतौर पे बेहतर आय, बेहतर नौकरी या बेहतर शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में भी जा रहे हैं। पहले कितने जाते थे, बहुत कम जाते थे। अब देखिए हर देश में हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे स्टडी करें, दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये विश्व का एकीकरण होना है, तो इससे ही वैश्वीकरण कहा गया। वैश्वीकरण को अनेक नामों से जाना जाता है। इसको हम भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं, जागृतिकरण भी कह सकते हैं, विश्वयान भी कह सकते हैं, पृथ्वीकरण भी कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। अलग अलग ये इसके नाम है। तो वैश्वीकरण को आपको रट्टा नहीं मारना, अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना कि वैश्वीकरण है क्या, जैसा भी आपको समझ में आए। अब वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ, इसके पीछे कई सारे कारक हैं जिन्होंने वैश्वीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला कारक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसने पूरे विश्व को जोड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में व्यापार करती है या उत्पादन करती है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ओके, अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन्होंने विश्व के बाजार को आपस में जोड़ा। जैसे वो प्रोडक्ट कहीं बना रही है, बेच कहीं रही है, जुड़ गए ना देश आपस में। जैसे कंपनी अमेरिका की है, कल पुर्जे तैयार करवा रही है चाइना में, उनको यहाँ पर आकर के असेंबल हो रहे हैं, वो इंडिया में बेचे जा रहे हैं, यहाँ से इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। हो गए ना वैश्वीकरण, आपस में जुड़ गए। ऐसे आप प्रोडक्ट देख लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की हम बात कर रहे थे, सेल फोन की बात कर रहे थे, कहीं बन रहे हैं, कहीं पे बिक रहे हैं, आपस में हम जुड़ गए। ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, कहीं का प्रोडक्ट कहीं से ऑर्डर कीजिए। तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण संभव हो पाया है। यानी कि सबसे बड़ी भूमिका में से एक भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको हेडिंग लिखी है। क्लियर। दूसरा, तकनीकी विकास। जो तकनीक का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उससे भी वैश्वीकरण में मदद मिली है। जैसे हम संचार के साधनों की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आपस में कितना इजी हो गया ना। यहीं पे बैठे क्लिक कीजिए और ऑर्डर दे दीजिए। यहीं पे बैठे आप चाइना के मार्केट को देख सकते हो। यहीं से बैठे हुए यहाँ के जो व्यापारी है वो ऑस्ट्रेलिया में से ऑर्डर दे सकते हैं कि कितना सामान एक साथ यहाँ आना है। टेक्नोलॉजी है, तो इससे भी वैश्वीकरण संभव हो पाया। जैसे मॉनिटरिंग आज आसान हो गई। पहले क्या होता था, एक दुकान होती थी, लाला जी बैठते थे और लाला जी अगर 2 मिनट के लिए भी घर चले जाते थे, वॉशरूम भी जाते थे, पीछे से करप्शन हो जाता था, मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। अब मैनेज करें। अब जैसे आप किसी भी स्टोर की बात करें, बिग बाज़ार की बात करें, तो ऐसा थोड़ी है कि जो इसका है बिग बाज़ार तो वो वहीं पे बैठ करके उसको कैमरे के सामने देख रहा है। ऐसा तो नहीं ना। मैनेज कैसे हो पा रहे हैं, मैनेज हो पा रहे हैं तकनीकी विकास के कारण। ओके, तो तकनीक का जो विकास हुआ है, जैसे जैसे आप कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, ये भी तकनीकी विकास ही है। तो पहले जो फ्रूट्स वगैरह थे वो यहीं आसपास ही बिकते थे, अब वेस्टर्न यूरोप के फ्रूट्स यहाँ पे आते हैं, कोल्ड स्टोरेज के थ्रू सीधे आ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो इससे भी वैश्वीकरण संभव हो पाया। इसके साथ साथ परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। परिवहन के साधन, जो वायु परिवहन की बात करें, सस्ता हो गया, आसानी से अवेलेबल है, लोग भी आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, सामान भी आसानी से आ जाता ना। ऐसे ही जो व्यापार समुद्री मार्गों से होता है वो भी आसान हो गया। तो इससे भी वैश्वीकरण संभव हो पाया। पहले कहाँ ऊँट घोड़े लेकर के जाते थे, कहाँ व्यापार हो पाता था, अब आसान हो गया। तुरंत आप ऑर्डर दीजिए, आपका सामान प्रोडक्ट पहुँच जाता है, गाँव में पहुँच जाता है। तो इससे भी कनेक्ट हुए हम आपस में एक दूसरे देश से। इसके साथ साथ उदारवाद, उदारीकरण की जो नीति है उसने भी वैश्वीकरण में मदद की। पहले क्या था कि ज़्यादातर देश खुलेपन की नीति के साथ नहीं थे, वो नहीं चाहते थे दूसरे देशों के साथ ज़्यादा व्यापार करना। अब एक बंद अर्थव्यवस्था थी,
अब क्या हुआ कि उदारीकरण के बाद एक दूसरे से हमने जुड़ना शुरू कर दिया, हमारी प्रोडक्ट वहाँ जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट यहाँ आ रहे हैं, तो इससे भी वैश्वीकरण में मदद मिली। इसके साथ साथ लोगों का प्रभाव, पिछले कुछ वर्षों में लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना आना जाना बढ़ा है, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, इससे भी वैश्वीकरण में मदद मिली। क्योंकि जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की कल्चर को समझते हैं, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी हम इंटरकनेक्टेड हुए, एक दूसरे से जुड़े। ये वो फैक्टर है जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के प्रभाव बताने। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वैश्वीकरण का भारत में, वो है अधिक विकल्प। वैश्वीकरण से पहले हमारे पास ज़्यादा मार्केट में विकल्प उपलब्ध नहीं थे। जैसे हम मार्केट में जाते थे, अपने पास 2 ही सेलफोन होते थे, नोकिया का होता था, मोटरोला का होता था, 1 या 2 गाड़ियाँ होती थी, मारुति की होती थी, एम्बेसडर की गाड़ियाँ होती थी, टीवी स्लोरा, ओनिडा, 1 या 2 ही कंपनी के होते थे। अब मार्केट में जाइए, कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा ब्रांड लें, कौन सा ना लें। विकल्प बढ़ गए हैं हमारे लिए, इतने सारे चॉइसेस आ गई हमारे पास, ऑप्शंस आ गए। तो ये सकारात्मक प्रभाव है कि हम जब खरीदते हैं तो हमारे पास अब ज़्यादा चॉइसेस है, जो अच्छा लगे वो हम खरीदेंगे, पहला। दूसरा, कम मूल्य। अब जब ज़्यादा विकल्प हुए, आपस में कंपटीशन बढ़ा है, तो क्या होता है, रेट्स डाउन आते हैं। अब 2000 के आसपास की बात करेंगे तो नोकिया 1100 और 1108 जो फ़ोन आते थे, टॉर्च वाले होते थे, सांप वाला गेम होता था और कुछ नहीं होता था, 7-7, 8-8 हज़ार के होते थे। अब जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ा, दाम कम होने, 800 रुपये में आपको मल्टीमीडिया सेलफोन मिल जाते हैं, हो गए ना। कैमरे जो पहले लाखों में होते थे, अब आपको 3-4 हज़ार में अलग से कैमरा आपको मिल जाता है अच्छा सा। तो ये किसके कारण हुए कम मूल्य? वैश्वीकरण के कारण हुए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, सर्वाइव करना है तो कम मार्जिन पे बेचने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा इसका लाभ है बेटर क्वालिटी। अब कंपटीशन बढ़ा है, माल बेचना है, मार्केट में टिके रहना, क्वालिटी बेटर देनी पड़ेगी, इससे हमें क्वालिटी भी बेटर मिल रही है। जैसे सेल फोन की क्वालिटी, पहले जो चाइनीज़ फ़ोन आते थे, अब जो आते हैं, बहुत डिफरेंस है। पहले जो मार्केट में सामान मिलता था, अब मिलता था, बहुत डिफरेंस है। हमें जैसा सामान चाहिए वैसा प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना, वो कंपटीशन के कारण हो रही है। अदरवाइज पहले होते थे, जैसे सेल फोन की बात कर लेते हैं, तो पहले BSNL अकेला होता था, कंपटीशन नहीं था, 6-6 महीने तक वो कनेक्शन ठीक नहीं होते थे, कई दिनों तक वो टावर बंद रहते थे। अब तो ऐसा नहीं होता ना, आप अगर पोर्ट करवाते हो, मैसेज डालते हो, तो आपके पास कॉल बैक आती है, 2 मिनट में 20 बार सर बोल देते हैं। तो क्यों हो रहा है? क्वालिटी इंप्रूव क्यों हुई है? कंपटीशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण। उसके बाद बेहतर सेवाएं, विकल्प बढ़े हैं, कम मूल्य हुआ है, क्वालिटी बढ़ी है, सेवाएं भी बेहतर हुई है, बेटर आपको सर्विसेज दी जा रही है। आप कोई भी चीज़ है, कस्टमर केयर पे तुरंत आपके पास कॉल आती है, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर जो ब्रांड लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, उसमें तो कस्टमर केयर वाले बात करना तो दूर की, घर भी पहुंच जाते हैं, होम सर्विस आपको दे रहे हैं। तो ये भी वैश्वीकरण के कारण हुआ कि कंपटीशन का ज़माना है। जैसे मान लीजिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले आपकी कॉलोनी में एक शॉप थी, ओके, वो जैसे पेटीज़ वगैरह, समोसे वगैरह ऐसा कुछ रखता था, एक शॉप थी, बड़े नखरे थे उनके, यहाँ से ले लीजिए, कभी बासी रखते थे, और जो सॉस वाली बोतल थी उसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिनाती थी। 4 शॉप और खुल गई, हो गया वैश्वीकरण। अब क्या हुआ? अब लाला जी को पता है, उनको बताया कि हाँ भाई, अगर मैंने ठीक से सर्विस नहीं दी, वो दूसरे में जाए। अब वो ठीक से, पहले 15 का दे रहा था समोसा, अब 12 का भी देगा, सॉस भी आपको, चटनी अलग से देगा, पूछेगा पाउच दूं, पाउच अच्छे वाले हैं, साफ सफाई रखेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, दाम भी कम हुए, क्वालिटी भी बेटर हुई, सर्विस भी बेटर हुई, सब कुछ बेटर हुआ। तो ऐसा ही वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर जीवन सत्र हुआ है। हमारे पास पहले प्रोडक्ट कहाँ होते थे? आज से 20 ईयर्स बैक बात कीजिए, सेलफोन नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, क्योंकि महंगे थे। अब वैश्वीकरण के कारण ये हमारी पहुंच में, मिडिल क्लास उनकी पहुंच में आ गए। घर में इतने मेंबर नहीं होते, उससे ज़्यादा सेलफोन है, जितने मेंबर नहीं उससे ज़्यादा 2 व्हीलर है। कैसे हुआ? वैश्वीकरण के कारण। सारी जो सुख सुविधाएं एक बड़े फैमिली में, जो मोटे पैसे वाली फैमिली है उसमें होती थी, वो एक मिडिल क्लास के पास कैसे आई? वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। रोजगार में वृद्धि हुई है। जब बड़ी बड़ी कंपनी आई, इट मीन्स दैट लोगों को काम धंधा मिला है, तो रोजगार के अवसर है वो बड़े हैं। विदेशी व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज अगर इंडिया में आई तो हमारी कंपनियां भी बाहर गई हैं, तो विदेशी व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है।
साथ साथ नवीनतम तकनीक का आगमन हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नवीन टेक्नोलॉजी है, वो भी लेटेस्ट आती है। अपडेट आते हैं ना सेल फोन में, हर चीज़ में अपडेट आ रहे हैं। 4 ईयर्स के बाद कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर के आते हो तो उसको नया खरीदना ही बेटर होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है। इसके साथ साथ देश की MNCs जो हैं उनको भी लाभ पहुंचा है। भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो कंपनीज, भारत की जो कंपनी थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों बनी? वैश्वीकरण के कारण। अदरवाइज तो वो अपने देश में सामान बेचते रहते, यहीं बैठे होते। देश का आर्थिक विकास बड़ी तेजी से हुआ है। 1991 के बाद जब से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, एकदम से हमने 20-30 ईयर्स का जंप मार लिया। कहाँ हम आदिम के ज़माने की तरह थे, और एकदम से जब वैश्वीकरण हुआ तो अपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदलनी शुरू हो गई। निर्धनता में कमी आई, क्योंकि रोजगार मिला है, रोजगार मिला तो ऑटोमेटिकली है, बेरोजगारी कम हुई है, निर्धनता में कमी आई है, लोगों की आय बढ़ी है, उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि डिमांड बढ़ी है उनके प्रोडक्ट की, और सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ है। हम एक दूसरे देश की कल्चर के कॉन्टेक्ट में आए, कुछ हम बदले, कुछ हमने दूसरों को भी बदला है। आजकल आप जो प्रोडक्ट आते हैं तो हम भी जिस तरीके से दिखते की कोशिश करते हैं, किसका ये इम्पैक्ट है? ये इम्पैक्ट है एड्स का। जो टीवी एड्स आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उनको देख करके हम बदल रहे हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख करके नहीं, वो प्रोडक्ट भी हमारे आसपास अवेलेबल है, तो हमारी कल्चर में भी थोड़ी बहुत चेंज भी आई इसके कारण। ये हुए पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट के, नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। काफ़ी सारे नकारात्मक प्रभाव भी रहे। पहला है, छोटे जो उत्पादक हैं उनके लिए 2 ही ऑप्शन रह गए, या तो compete करें या फिर मार्केट से जाएं। तो ज़्यादातर जो छोटे उत्पादक हैं उनको लिए ये विनाशकारी रहा है। वो compete बड़ी कंपनियों कर नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे उनका धंधा चौपट हो गया, तो उनके लिए ये पॉजिटिव नहीं रहा है। उसके साथ श्रमिक हैं, उनके लिए भी नुकसान रहा है। जो रोजगार है वो एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है, अनसिक्योर हो गई जॉब। उनको नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है, जब ज़रूरत होती है रख लेते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। काम करने के घंटे 8 के बजाय 10 हो जाते हैं। सैटरडे संडे को बोलते हैं भाई थोड़ा सा ओवर टाइम है, ज़्यादा काम करना होगा। सैलरी कम हो गई क्योंकि श्रमिक लाइन में लगे हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उनके लिए भी ये नुकसानदायक रहा है। इसके साथ गवर्नमेंट भी इस तरफ फोकस नहीं करी, क्योंकि वो चाहती है कि मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा है, और मल्टीनेशनल कंपनी कब आएगी? जब उनका मुनाफा ज़्यादा रहेगा, जब श्रम कानूनों में ढील मिलेगी, तो उनको नुकसान पहुंचा। ब्रेन ड्रेन की समस्या बढ़ी है। ब्रेन ड्रेन की समस्या क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इस वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे देश के कांटेक्ट में तो आ गए, ये लोग बाहर जाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो अपने देश से जो इंटेलेक्चुअल जो देश के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते थे वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये एक समस्या आई है वैश्वीकरण के कारण। भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए बड़ी समस्या है। कुटीर उद्योगों के लिए संकट खड़ा हो गया, जो छोटे उद्योग थे। अब देखो, लोकल प्रोडक्ट कौन खरीदता है? आप अपने आसपास जाते हो, कोने वाली दुकान पे भी अगर जा रहे हो तो आप कौन से प्रोडक्ट लेते हो? 5 रुपए का अगर आपको चिप्स भी लेना तो भी आप ब्रांड मांगते हो। तो छोटी छोटी कंपनियां जो होती थी, लोकल प्रोडक्ट तैयार करती थी, वो कहाँ गई? वो गायब हो जाएगी धीरे धीरे। उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हुई है। देश प्रेम की भावना को आघात पहुंचा। पहले ये था कि देश के प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट, तो वो चीज़ें खत्म हो गई, क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इससे भी एक लॉस पहुंचा कि अपनापन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसी आर्थिक असंतुलन की अगर हम बात करें, आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ कि जो अमीर लोग हैं उनको इससे ज़्यादा फायदा पहुंचा, तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गरीब जो थे उस तबके को उतना फायदा नहीं पहुंचा। शहरों को फायदा हुआ, गांव को फायदा नहीं हुआ, तो वो जो असंतुलन पैदा हो गया, तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण का। तो ये थे क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने आपके हिस्ट्री के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स को भी आपके साथ शेयर कर दिया, ताकि आप एक साथ इनको ठीक से रिवाइज कर पाओ। तो इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।